मेरे कजन्स के जो बच्चे हैं पूरे टाइम फोन पे। ये इतना बड़ा टॉपिक, लिटरली मैम मैं इरिटेट हो जाती हूँ उन्हें देखकर। एक हमारे जानकार थे, उनका 7 साल का बेटा जी बहुत ज्यादा फोन यूज करता था। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो जी, बच्चा क्या करता था, कैंडी क्रश खेलता था पूरा दिन। जी स्कूल से आए और कैंडी क्रश खेला जब तक पेरेंट्स घर वापस नहीं आए। उसे एक रेयर प्रॉब्लम हो गया जिससे उसका इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है वो जी। स्टिफ हो गया। मुझे ऐसा पेरेंट नहीं बनना जो एनवायरनमेंट को नुकसान करे और आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाए जिसमें सांस लेना भी मुश्किल। मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी को डायपर नहीं पहनाऊंगी और नैपीज से काम चलाऊंगी। थोड़ी देर के बाद सुपर बॉटम्स के क्लॉथ डायपर्स आ गए तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूँ हेनिका कौशिक और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए और टू बी पेरेंट्स के लिए। मुझे पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से ऑनलाइन पेरेंटिंग के ऊपर उतनी बातें नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। इसी के लिए मेरे साथ हैं आज सस्टेनेबल पेरेंटिंग कोच मिस सोनम महाजनपुरी, जो कि एक रीनोन इन्फ्लुएंसर भी हैं। सो वेलकम मिस सोनम टू आवर शो। थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया कि पेरेंटिंग के बारे में हम कुछ बातें इंटरनेट पर कर सकें और केजेड टॉक्स के जरिए बहुत सारे पेरेंट्स और टू बी पेरेंट्स को हम बता सकें कि सस्टेनेबिलिटी पेरेंटिंग क्या है। मैम मुझे लगता है आप भी मेरी बातों से अग्री करोगे कि हम किसी की भी पेरेंटिंग को जज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं, है ना। मुझे लगता है कोई भी पेरेंटिंग गलत नहीं होती है, सही होती है और कुछ कम सही होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये टर्म मैं आज सुन रही हूँ सस्टेनेबल पेरेंटिंग, मैं इसके बारे में सबसे पहले जानना। सस्टेनेबल पेरेंटिंग एक ऐसा पेरेंटिंग का तरीका है जहाँ पे हम ना सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं बट उनके लिए एनवायरनमेंट को, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का भी प्लेज ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके लिए हमारा प्लैनेट एक अच्छी जगह रहे, रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल रहें। सस्टेनेबल पेरेंटिंग का यही मीनिंग है कि हम बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर छोड़ कर जाएं। जी बिल्कुल, मतलब पेरेंटिंग इस वे में करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी अपकमिंग जनरेशन को एक बेटर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वर्जन हम क्रिएट कर सकें। बिल्कुल। सो मैम, सस्टेनेबल पेरेंटिंग के बारे में आपने कैसे सोचा कि आप एज एन इन्फ्लुएंसर इस फील्ड में आओ और समझाओ चीज़ें किस तरीके से और बेटर हम कर सकते हैं अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए? तो एक छोटा सा किस्सा है जो मैं सुनाना चाहूंगी सबको। जब हम पहली बार पेरेंट बनते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। हमें बहुत सारी चीजें लगता है नई होने वाली हैं, वो अच्छी होंगी, बुरी होंगी, कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इस कंफ्यूजन में हम जाते हैं गूगल बाबा के पास। जी, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बता रहे होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट कुछ बता रही होगी, आसपास के लोग बहुत कुछ बता रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप गूगल के पास जाएंगे। और मैंने वही किया। मैंने बहुत सारे सर्च किए गूगल पे कि व्हेन यू बिकम अ पेरेंट व्हाट हैपेंस। तो एक आर्टिकल मुझे मिला जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब आप पेरेंट बनते हैं आप एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी कि क्या क्या न्यू पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट को नुकसान होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। और प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आप हार्मोनली बहुत हाई रहते हैं, जी तो कुछ चीजें बहुत आपके मन के अंदर बैठ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे ऐसा पेरेंट नहीं बनना जो एनवायरमेंट को नुकसान करे और आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट छोड़ के जाए जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो। तो वहीं से मैंने कोशिश करी कि मैं अपने आप को भी बदलूं, बिकॉज आई वुडंट से कि मेरा पूरा लाइफस्टाइल बड़ा सस्टेनेबल था इससे पहले, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। और मैंने अपनी बेटी को ऐसे बड़ा कर रही हूँ कि वो भी इको चैंपियन है
वो समझती है बहुत सारी चीजें जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, और मैं चाहती हूँ कि वो बड़े होकर ऐसा इको चैंपियन ही बनी रहे जैसे वो आज है। मैम, एक मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन भी है ये, और मुझे लगता है मुझसे बहुत लोग रिलेट करेंगे। ज्यादातर क्या होता है, हमसे जिस चीज के लिए ना कहा जाए हम वही चीज करते हैं, और स्पेशली बच्चे, उनको जिस चीज के लिए आप रोकोगे ना, उनको ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मना कर रहे हैं। True. तो वो इसी चीज को करने की ट्राई करते हैं। तो आपको क्या आप कैसे डील करते हो अपनी बेटी के साथ, इफ इन केस उसके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम उन चीजों के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं जिन चीजों के लिए हमें मना किया जाता है जी। और बच्चे क्योंकि वैसे ही उनका माइंड बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, तो उनको आप कुछ भी चीज के लिए मना करोगे तो वो जरूर करेंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो इन 7 years ऑफ पेरेंटिंग मैंने जो सीखा है, अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसकी सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसे करने दीजिए। वो खुद ही उसे समझ में आएगा कि वो उसके लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, वो कर लिया, उसके बाद उसे समझाइए कि देखो तुमने ऐसे किया तो ये हुआ, तो वुड यू लाइक टू रिपीट इट। तो वो बच्चा खुद समझ जाएगा कि अच्छा मम्मा इसलिए बोल रही थी या पापा इसलिए बोल रहे थे कि रेलिंग पे मत चढ़ो। राइट, मतलब एक्सपीरियंस उनको थोड़ा एक्सपीरियंस करने दो। अगर सेफ्टी पे बात है तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा फोर्सफुली कहना पड़े कि नहीं बेटा। लेकिन फिर भी अगर मैंने जो देखा है कि बच्चे बहुत समझदार है, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे लिसन टू यू। कम्युनिकेशन आई थिंक इज द की। आप बच्चों को बात करिए, उनको समझाइए, बच्चे समझ जाते हैं। बहुत बार डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, और बच्चे बहुत समझदार है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता, हमें ही सब कुछ पता है, वही हम गलती कर जाते हैं। बिल्कुल, बच्चों को भी समझ है, बच्चों को भी नजर आ रहा है, समझ आ रहा है। आप उन्हें सही से समझाएंगे, वो समझ जाते हैं बच्चे। मैम, यहीं से एक चीज है कि मेरा एक फ्रेंड रहा है, उसका एक चीजें थी कि मतलब वो उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उनको ये है कि अगर मैंने ये कह दिया तो यही चीज होनी है। ये मुझे लगता है हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम से चल रही है। मेरे पेरेंट्स भी कुछ ऐसे ही थे कि हमने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। हाँ, वो सही है, जो हमने कहा वो सही है, वो तुम्हें करना है। बट जो अब जनरेशन आ रही है और हमारी वाली भी, हम हमेशा क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तो वहां पे ना जनरेशन गैप आया उनके बीच में। बिल्कुल, वो आधी चीजें अपने पेरेंट्स से फिर बोलता ही नहीं है। तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बच्चे कैसे डील करें पेरेंट्स से इस केस में, और पेरेंट्स कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक जो अभी की जनरेशन ऑफ पेरेंट्स है, मिलेनियल्स हैं जैसे मैं हूँ जी, हम लोगों की सोच पेरेंटिंग को लेके बहुत चेंज हुई है। जी बिल्कुल। हम लोग वो वाली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स ने करी। हम वो जो एक मिथ्स बने हुए थे, स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंटरनेट पे, गूगल पर, कि ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पेरेंटिंग। तो सस्टेनेबल पेरेंटिंग इज ब्रेकिंग अ बैरियर। तो हम वो जो सालों से चलती आ रही चीजें थी उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सर्कुलर साइक्लिक चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ये नहीं करेंगे। जी। तो डील करने का जो तरीका है वो बातचीत से ही है। ठीक है, बहुत बार होता है कि आपका माइंडसेट नहीं है उस चीज को समझने का, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। जी, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम आर्ग्यूमेंट में जाएं, हम वेट करें सही मौके का जब हम अपने पेरेंट को समझा सकते हैं। मैंने जब जर्नलिज्म किया 2003 में, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इंग्लिश ऑनर्स नहीं करना है, मुझे BBA नहीं करना है, मुझे जर्नलिज्म करना है, तो पापा को समझाना मुश्किल ही था। जी बिल्कुल। इट वॉज क्वाइट अ फाइट, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन आई थिंक अराउंड 1 month इट टुक, बट पापा को समझ में आ गया कि इसके दिमाग में अब ये चीज बैठ चुकी है, ये यही करेगी। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ करो। ठीक है, तो हमें कई बार कुछ चीजों को वक्त देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, पेरेंट्स भी हम लोगों की खुशी चाहते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी चाहते हैं जी। लेकिन वो क्योंकि उनकी परवरिश कैसे हुई, उनका माइंडसेट कैसा है, उनका कितना एक्सपोजर है चीजों को लेकर, जर्नलिज्म के बारे में कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पर। बिल्कुल। बरखा दत्त के अलावा किसी को दूसरा नाम नहीं पता था। जी। तो ऐसे वक्त में कहना कि मैं जर्नलिज्म करूंगी, एक
चीज थी जो पेरेंट्स को लग रहा था ये क्या कह रही है, जी। लेकिन आज की डेट में उनको लगता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा कर गया जी। बच्चा। तो वक्त दीजिए, सही मौके का इंतजार करिए, बातचीत से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और बच्चों के लिए भी हमेशा ये मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मे बी उन्होंने वो चीजें देखी नहीं है, वो उन चीजें उनके लिए नई है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। अभी पेरेंट्स एक टाइम था हम लोगों को कहते क्या पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो, क्या पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो। आज उनको देखो पूरा दिन मासी के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो रहा है। तो पॉइंट इज जब हम चीजों को समझते हैं, समझ आ जाती है चीज, तो फिर वो बुरी नहीं लगती। जी बिल्कुल। तो मैम ओल्ड पेरेंटिंग जैसे चलती थी और अब जो अल्फा जो जनरेशन आ रही है उसकी पेरेंटिंग हो रही है, आपको क्या लगता है? मैं बेस्ट तो किसी को नहीं कहूंगी कि वो बेस्ट थी या ये बेस्ट है, पर बेटर कौन सी लगती है आपको? क्योंकि लगता है अभी के टाइम पे एजुकेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा अवेयर हो रहा है और गूगल तो मतलब हर चीज के लिए अवेलेबल है, तो कौन सी बेटर लगती है आपको? मैं चूज तो नहीं करूंगी दोनों में, क्योंकि दोनों का वक्त, दोनों का जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर, जिस तरह का मीडियम अवेलेबल था, जिस तरह की चीजें कंट्री में हो रही थी, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पेरेंट्स ने वो किया जो उनको बेस्ट लगा। है ना? मुझे आज भी याद है हमारे पेरेंट्स कहते थे चलो सुबह उठ के अखबार पढ़ो, जी है ना, एक हिंदी का पढ़ो, एक इंग्लिश का पढ़ो, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, जी राइट। तो आज की डेट में मैं अपनी बेटी को शायद ये ना कहूँ, क्योंकि मुझे लगता है न्यूज में इतनी नेगेटिव कवरेज होती है, क्राइम के ऊपर इतना फोकस है, आई वुड नॉट वांट माय डॉटर टू रीड दैट। तो हम टाइम के साथ बदलते रहते हैं और पेरेंटिंग भी बदल जाती है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के पेरेंट्स ने नए चीजों को अपनाकर अपने पेरेंटिंग को चेंज किया है। पुराने जमाने में कुछ भी होता था, बच्चा नहीं सुन रहा है एक झापड़ दो सब सुन जाएगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है जी। आज की डेट में हम 10 बार सोचते हैं, बच्चे को समझाने से पहले भी सोचते हैं कि you know, is this the right time to you know say this, let him or let her do it and learn on their own. So you know I think इंडिपेंडेंट बनाना बच्चों को आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैम जैसे अपकमिंग जनरेशन आ रही है, तो उसमें क्या है कि मैंने सेलिब्रिटीज का भी देखा है और जो हमारी वाली आ रही है उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत हेल्प लेते हैं लोग केयर टेकर्स की और नैनीज की, राइट। तो वहाँ पे मैं ये सोचती हूँ क्या मदर और चाइल्ड के बॉन्ड में डिफरेंस नहीं आता होगा? बिकॉज हमने देखा है कि ठीक है हमारी केयर टेकर एंड एवरीथिंग मदर है हमारी, और वहाँ पे हम वर्किंग हैं तो वहाँ पे केयर टेकर उनकी हर चीज कर रही है, हेल्प कर रही है, तो उस बॉन्ड में आता होगा डिफरेंस। आप क्या कहना चाहोगे? मैं खुद एक वर्किंग पेरेंट रही हूँ और हूँ भी, और मुझे लगता है कि सीकिंग हेल्प इज नॉट रॉन्ग इन एनी विच वे। Creating a bond between you and your child is something that will happen naturally, but it takes a village to raise a child. अकेले आप बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते जी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक माँ ही है जो बच्चे का सब कुछ कर सकती है, वो सुपर मॉम है, तो आई एम सॉरी, कोई भी सुपर मॉम नहीं है यहाँ पर जी। आप सुपर मॉम का टैग उसको दे देते हैं ताकि वही सब कुछ करे, खाने से लेकर पानी से लेकर पढ़ाई, सब कुछ वही एक अकेली औरत करे। मुझे लगता है वो गलत है। मेरे घर में मेरी बेटी का ध्यान रखने वाले सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसकी केयर करने वाले उसके पापा भी हैं। जब भी वक्त हो, मैं भी वर्किंग हूँ, वो भी वर्किंग है, तो दोनों के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम को हम बेस्ट स्पेंड करने की कोशिश करते हैं जी। फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी हैं जिनके साथ उनका बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने दादाजी को देखा नहीं है, तो हम जब अपनी बेटी को पापा के साथ खेलते हुए देखते हैं कि वो पूरा दिन दादू दादू करती है जी, तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है कि वी डिड नॉट हैव दिस चांस टू स्पेंड आवर चाइल्डहुड विद आवर दादू जी। दादी थे ठीक है ना, लेकिन दादू के साथ वो हमने जिया नहीं है उस चीज को, और उसको देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। मेरे घर में नैनी भी थी जब तक मेरी बेटी 4 साल की नहीं हुई थी, क्योंकि अगर मैं वर्किंग हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो क्या सारा काम मैं अपनी मदर इन लॉ पे छोड़कर जा सकती हूँ?
मतलब वो भी एक बुजुर्ग हैं, जी उनकी भी कुछ काम करने की लिमिट है, ठीक है ना, वो सुपरवाइज कर सकती हैं। तो नैनी को रखने का मीनिंग या केयर टेकर को रखने का मीनिंग है कि वो आपकी चीजों में आपकी हेल्प कर दे। ये नहीं कि वही बच्चे को खिला रही है, पिला रही है। कुछ लोग वो भी करते हैं, वो उनकी सिचुएशन होगी। आई एम श्योर कोई भी माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम ना स्पेंड करे, लेकिन हर किसी की फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये डोमेस्टिक हेल्प या नैनी या डे केयर में बच्चों को छोड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोग लकी हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम एक नैनी को रखें। जी और जो नैनी को नहीं रख सकते वो भी इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, डे केयर में छोड़ते हैं बच्चों को। जी तो और ग्रैंड पेरेंट्स की आई थिंक हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि नैनी और ग्रैंड पेरेंट्स मिलके एक ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट होता है, जहाँ पे काम भी बढ़ जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर सारा काम नहीं आया, और जो नैनी है वो भी लिमिटेड तरीके से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, बट फिर भी बच्चे का जो बॉन्ड होता है नैनी के साथ वो बन जाता है। बच्चा दीदी दीदी करता है। जी ठीक है, कई बार मुझे याद है मैं कॉलेज से वापस आती थी तो मेरी बेटी उसके साथ खेल रही होती थी, हमारी जो नैनी थी, और वो मुझे सिर्फ देख के मुझे स्माइल करती थी और खेलती रहती थी। जी तो मुझे कई बार लगता था कि अरे यार मेरा बच्चा उठ के मेरे पास भी नहीं आया। लेकिन जब वो चली जाती थी, जी है ना, उसका तो जाने का टाइम है 7:30, वो चली जाएगी, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वो पूरे टाइम मेरे साथ जी रहती थी। और वीकेंड में अगर मैं पूरा दिन घर पे हूँ तो पूरा टाइम मम्मा मम्मा। तो बॉन्ड बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। बच्चे को पता है कि आप उसकी माँ है, बच्चे को पता है ये मेरी दादी है, तो वो जो बॉन्ड होता है वो नेचुरल होता है एकदम। बट अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हैव अ नैनी। जी सो अपकमिंग मॉम्स, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये मत सोचना कि अगर आप टेक केयर या नैनी रख लोगे तो आपका बॉन्ड कम हो जाएगा आपके बच्चे से। उसे कोई नहीं दूर कर सकता। मैम एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। सो मैम, जैसे आप भी वर्किंग रहे हो स्टार्टिंग से, और बहुत मॉम्स हैं जो आजकल वर्क कर रही हैं, कोई भी इजीली जो आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में और आपने की हैं अपनी बेटी के लिए, वो आप प्लीज थोड़ा बताइए। आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ सस्टेनेबल पेरेंट बनने के लिए सबसे पहले तो बाय लेस। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, खास करके वर्किंग पेरेंट्स, उनको लगता है कि हम तो है नहीं, सामान खरीद के दे देते हैं, ये वाला टॉय, ये वाला ड्रेस, ये वाली एक्सेसरी। आई थिंक वही चीज आप खरीदें जिसकी आपको जरूरत है। जी क्योंकि बच्चे को चीजों की, ड्रेसेस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपकी है। जी उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो आपको फॉलो करनी है, बाय लेस, बाय ओनली दोज थिंग्स दैट यू रियली नीड, डू नॉट होर्ड थिंग्स। बच्चा आने से पहले ही हम लोग इतना सामान खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, यूज होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। ये गलती ना करें। आपका फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा रहेगा और एनवायरनमेंट के लिए भी वो चीज अच्छी रहेगी। दूसरी चीज जो मैंने करी, वो थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन इट इज ग्रेट फॉर द एनवायरनमेंट, वो है से नो टू डाइपर। मतलब मैंने अपनी बेटी को डाइपर नहीं पहनाया 1-1.5 साल तक। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल रही, बट क्योंकि मैंने सोचा हुआ था तो मैंने ये फॉरवर्ड रखा इस चीज को कि डाइपर नहीं पहनाना है। मैं ये तो नहीं सबको बोल सकती कि आप भी मेरी तरह स्ट्रगल करिए, बट कम से कम डाइपर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि डाइपर इतनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। Go up and read about it. UN talks about it. There are numerous articles. आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा लैंडफिल क्रिएट होता है और उसको डिकम्पोज करने में 1000 years लगते हैं। तो हम एटलीस्ट व्हेन द चाइल्ड इज एट होम, तब अगर हम डाइपर का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है जी। और वेस्ट को सेग्रीगेट करें। घर में जो हमारे वेस्ट क्रिएट होता है, आप उसको जरूर कंपोज करने की कोशिश करें। अलग से सेग्रीगेट करें कि कौन सा कूड़ा किस जगह पे जाएगा। ये सब छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस है। पानी को वेस्ट ना करें। अगर आपने वेजिटेबल्स को वॉश किया है या राइस को सोख करके रखा है, उस वाटर को आप
अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, अपने वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, उससे आप अपने बाल धो सकते हैं, बहुत बढ़िया बाल हो जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें हैं वेरी स्मॉल जो आप घर पे ही कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और बिना कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करे, और इससे क्या है कि आप एक सस्टेनेबल पेरेंट बन जाएंगे जी। और एक लास्ट चीज वो है कि बच्चों को नेचर वॉक के लिए जरूर लेके जाएं। हम हर संडे पार्क जाते हैं बेटी को लेकर, बायोडायवर्सिटी पार्क इधर नोएडा में ही है जी। और ग्रीनरी देखकर हमें भी खुशी होती है, उसे भी खुशी होती है। वो पूछती रहती है ये कौन सा पेड़ है मम्मा, ये कौन सा फ्लावर है। पहले वो कलर्स देखती थी, आज वो फ्लावर्स के नाम जानना चाहती है। जी। तो ये सब चीजों से ना बच्चे नेचर के करीब आ जाते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू इंडोर पार्क्स एंड मूवीज एंड स्टफ लाइक दैट, वो भी एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन बैलेंस क्रिएट करिए कि आप जरूर बच्चे के साथ कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करें। सबसे ज्यादा ना मुझे मेरे घर में भी मैं देख पाती हूँ, मेरे कजन्स के जो बच्चे हैं पूरे टाइम फोन पे। ये इतना बड़ा टॉपिक, लिटरली मैम मैं इरिटेट हो जाती हूँ उन्हें देखकर। मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने फिर भी ये चीज थोड़ा दूर रखी। कि मुझे एक टाइम पीरियड के बाद जब जरूरत थी तब मुझे फोन मिला। सबको उस टाइम पे मिला। जी हम तो रिलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट उनको अभी से ही कुछ नहीं हो रहा है, रो रहे हैं फोन दे दो, खा रहे हैं तो फोन दिखा दो, खाना खा लेंगे। जो मुझे सबसे ऑनेस्टली खराब चीज लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो उनकी आईज पे इफेक्ट देती है। बिल्कुल। और वो इतने, मतलब ठीक है ये एक प्रॉस में भी गिना जाएगा कि ठीक है उनको पता चल रही चीजें हमसे पहले, वो फोन चला रहे हैं, उन्हें सब पता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? या एग्जैक्टली। तो ये ना एक और मेरे पास एक किस्सा है सुनाने के लिए। एक हमारे जानकार थे, उनका 7 साल का बेटा जी बहुत ज्यादा फोन यूज करता था। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, और वर्किंग पेरेंट्स में क्या होता है, आप बच्चे को किसी और पे छोड़ के जा रहे हो, कोई भी हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या केयर टेकर हो या डे केयर में छोड़ा है, कहीं पे भी आप छोड़ रहे हो, तो बच्चा क्या कर रहा है शायद आप इसका ध्यान नहीं रख पाते। तो वो बच्चा क्या करता था, कैंडी क्रश खेलता था पूरा दिन। स्कूल से आए और कैंडी क्रश खेला जब तक पेरेंट्स घर वापस नहीं आए। उसे एक रेयर प्रॉब्लम हो गया जिससे उसका इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है वो स्टिफ हो गया। एंड डॉक्टर के पास वो लोग गए, उन्होंने उसका इलाज कराया। इट टुक हिम अराउंड 15 days, और फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल फोन यूज नहीं करना, क्योंकि फोन का कुछ वेट होता है। हमने फैंसी कवर भी लगाए हुए हैं फोन्स के ऊपर जी, तो और हैवी हो जाता है वो। और बच्चे का हाथ नाजुक है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। आंखों की बात सब करते हैं, आपने भी बोला कि स्क्रीन टाइम से आईज के ऊपर इफेक्ट होता है, डेफिनेटली इफेक्ट होगा जी, क्योंकि इतना पास पकड़ के हम कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में। और आपके क्वेश्चन में ही इस चीज का आंसर था कि कुछ भी होता है पेरेंट्स ही फोन पकड़ा देते हैं जी। तो कंट्रोल बच्चों को नहीं करना है, उनको कुछ नहीं पता है, कंट्रोल हमें करना है कि हम बच्चे के सामने किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि आपको बच्चे के साथ लिमिटेड टाइम मिल रहा है एज अ वर्किंग पेरेंट, तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो उसका मतलब रील देखना नहीं है, उसका मतलब है बच्चे से बातचीत करिए, उसके साथ उसकी कोई लेगो, उसके कोई ब्लॉग्स, उसकी कोई स्टोरी बुक रीड कर लीजिए इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग ऑन द फोन। एक आई गेस एक मेंटल डिसऑर्डर भी हो रहा है फोन के एडिक्शन से, ऑटिज्म आई गेस मैंने सुना है उसके बारे में। ऑटिज्म खैर उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मेरी एक दोस्त है, उनका बेटा ऑटिस्टिक है। इट इज, आई थिंक इट इज वेरी पेनफुल फॉर पेरेंट्स टू सी समथिंग लाइक दैट, बट हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स हु आर raising autistic children so well. मतलब I have known so many stories जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे सब कुछ कर रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन I think फोन का जो एडिक्शन है वो पहले अडल्ट्स को कम करना है, उसके बाद बच्चों में कम होगा। आप अगर इजी वे आउट की वजह से बच्चे को फोन दे देती हैं पहले और फिर कहती हैं कि अरे बच्चा पूरा दिन फोन पे है या खाना बिना फोन के नहीं खाता है, तो आप कुछ और, आप पहली पकड़ाओ ही मत। न्यू पेरेंट्स जो हैं, जो टू बी पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि डोंट गिव फोन टू योर चिल्ड्रन, टू योर बेबीज इन द बिगिनिंग, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ हैबिट। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चा का स्क्रीन टाइम कुछ है, तो उसे धीरे धीरे कम करने की, आप
फोन छीनेंगे बच्चा रोने लग जाएगा, सिंपल है। बिल्कुल। तो आपको ग्रेजुअली उसको करना है। अगर वो फोन पे खेल रहा है या वीडियो देख रहा है तो आप उसको बोले कि बेटा ये जो वीडियो में हो रहा है ना हम भी करते हैं, जी। छोड़ो फोन। तो वो जो वीडियो देख रहा था वैसा ही कुछ करिए, जैसे कि डांस, जैसे कि कोई मिमिक्री, लिप सिंक करते हैं ना वो, तो आप बच्चे के साथ वो करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप कुछ टेक्निक्स होती हैं ऑब्वियसली जिनसे आप बच्चे को स्क्रीन से बाहर ला सकते हैं, तो आप उनको अपनाइए। सो मैम, एज अ कोच ऑफ सस्टेनेबल पेरेंटिंग आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम पेज, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ऑनेस्टली। तो आपको क्या लगता है जो आप इंगेज कर रहे हो ऑडियंस को अपने साथ, और जो आप क्रिएट कर रहे हो एज अ इन्फ्लुएंसर, वो लोगों पे कितना इम्पैक्ट कर रही है? क्या कोई एग्जाम्पल है आपके पास? इम्पैक्ट कैसे होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में होता है। आप जब कोई रील देखते हो या कोई शॉर्ट वीडियो देखते हो तो अगर आप तभी उसे पूरा देखते हो जब आपको कोई चीज पसंद आती है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाया था फास्ट फैशन वर्सेस साड़ी, कि साड़ी एक सस्टेनेबल आउटफिट है, आप उसे बहुत तरीकों से पहन सकते हो और बहुत देर तक वो आपके साथ रहती है। तो उस रील के बाद जो कमेंट्स और डीएम्स आए वो तो अलग थे, लेकिन लोगों ने ना स्टोरीज शेयर करनी स्टार्ट कर दी मुझे टैग करके कि ये साड़ी मैंने अपनी मम्मा से ली है, ये साड़ी मेरी दादी की है और मैं आज भी इसे पहनती हूँ। तो मुझे लगता है वही इम्पैक्ट है, जब लोगों को लगता है कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो किसी तरह से सस्टेनेबल हैं। फिर उस रील में मैंने ये भी कहा था कि आप अगर आपको लगता है कि ये साड़ी अब पहनने के लायक नहीं रही तो आप उसे रीपर्पस करें, आप उसका कोई और आउटफिट बनवा लें, कोई कॉट सेट, कोई सूट, कोई अनारकली, कुछ भी। तो लोगों ने फिर उसकी भी स्टोरीज डाली। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा कि देखो मैंने इस साड़ी का ना कॉट सेट बनवाया था अपना और अपनी बेटी का, ट्विनिंग। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है। जब मैं कुछ दिन पहले मैंने रिसाइकलिंग के ऊपर, ई वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करें उसके ऊपर रील बनाया था, तो जिनके साथ बनाया था, जिस कंपनी के साथ बनाया था, उनका मुझे बड़ा प्यारा सा मैसेज आया कि आपकी रील देखने के बाद काफी सारे लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और वो अपना ई वेस्ट हमारे साथ रिसाइकिल करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि हमारे पास इतना सब ई वेस्ट होता है, हमें समझ में नहीं आता इसका क्या करें। हाँ, कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम कैसे उसे रिसाइकिल करा जा सकता है, तो हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इतना ज्यादा केमिकल हमारे सॉइल में चला जाता है दैट वी कांट इवन इमेजिन, और गैसेस जो प्रोड्यूस होती है उसका भी क्या कहना। तो बहुत सारे लोगों को उससे अवेयरनेस हुई और उन्होंने कांटेक्ट किया उस कंपनी को, जो कि मुझे लगता है इम्पैक्ट। मैम, आपको क्या लगता है हमारी इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं कुछ रूल्स एज अ सस्टेनेबल, मतलब देख के कि एनवायरनमेंट हार्म ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगता है कि बहुत टाइम बाद अभी फैमिलीज अडॉप्ट करेंगी, अभी जल्दी से नहीं कर सकती? मुझे लगता है ना इंडियन फैमिली जो है वो बहुत अच्छी सस्टेनेबल एग्जाम्पल्स हैं, है ना। हम एक टी शर्ट खरीदते हैं और जब तक उसका पोचा नहीं बन जाता बिल्कुल, तब तक हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इंडियन फैमिलीज तो बहुत सस्टेनेबल हैं। जो अभी की जनरेशन है उनको सस्टेनेबल होने की जरूरत है। हम क्या कहते हैं जब हमारी पेरेंट्स कहते हैं अरे वो वाला टी शर्ट तूने बहुत दिन से नहीं पहना, अरे मम्मा आप उसको रख दो, मम्मा आप उसे इसे दे दो, वो कर दो। तो मुझे क्या लगता है कि अभी की जो जनरेशन है जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गया है, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, पीछे जाने की जरूरत है कि कैसे हम सस्टेनेबल। क्योंकि मुझे लगता है आजकल के ही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, कौन दिमाग लगाएगा, लेट इट बी। टाइम को बचाने के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। आई थिंक दैट इज द मैसेज ऑफ सस्टेनेबल पेरेंटिंग, दैट आप थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इतना पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं कि आप सोचते भी नहीं कि आने वाली जनरेशन के लिए वो कितना नुकसानदायी हो सकता है। तो बेटर ये है कि हम जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमारे इंडियन फैमिलीज में ऑलरेडी थी उनको जारी रखें। हैंड्स डाउन, जैसे चाचा के बेटे के कपड़े मेरा भाई पहन रहा है, है ना। तो वो क्या, वो ये सब होता था। आज की डेट में हमें शर्म आती है देने में भी और लेने में भी। क्यों? थ्रिफ्टिंग इज द बेस्ट थिंग। और इतने सारे स्टोर्स हैं जो सेकंड हैंड प्री लव्ड चीजें आपको देते हैं, है ना।
आप मतलब उनको ले सकते हैं, दे आर इन गुड कंडीशन। आप जाइए, चेक करिए, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छा नहीं है तो मत लीजिए। जी। और खास करके बच्चों के लिए फ्रॉम प्रैम टू टॉयज एवरीथिंग इज प्री लव, तो आप वो ऑप्शंस को चूज करिए। मुझे लगता है कि इंडियन फैमिलीज तो बहुत सस्टेनेबल थी, थोड़ा सा बीच में डगमग आ गए और वापस आ जाएंगे। जी। मैम जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी जस्ट मेरी करियर की स्टार्टिंग हुई है, बट इसमें भी मैं इतनी ज्यादा मुझे लगता है कि इन्वॉल्व हो गई हूँ कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये काम करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब टाइम शेड्यूल से लेकर आपको किस परफेक्ट टाइम पे उठना है और किस परफेक्ट टाइम पे सोना है, सब मेरा इतना ज्यादा हैक्टिक बिल्कुल ऐसे हो गया कि इससे 1 मिनट आगे पीछे भी हुआ ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बट मैं इतनी इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर पा रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर पा रहे हो इन्फ्लुएंसर के साथ, अपनी पब्लिक पर्सोना के साथ, अपनी बेटी के साथ, सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो? आई थिंक ये सब वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्लानिंग करें, हम अपने दिन को पहले से ऑर्गेनाइज करके रखें। एक मेरी आदत है जो पहले बहुत लोगों को फनी लगती थी कि ये क्या करती रहती है, बट आज की डेट में जब मैं बताती हूँ तो लोग कहते हैं हाँ यही सही तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप सैटरडे संडे में या मंडे मॉर्निंग को अपना पूरा वीक शेड्यूल कर लो कि मंडे को ये 10 काम करने, 10 में से 8 भी हो जाएंगे ना, गुड टू गो। सब कुछ आप नहीं कर सकते जी, तो प्रायोरिटाइज करिए कि क्या करना है पहले, मतलब और उसके थोड़ा स्टार्ट कीजिए और अपने टाइम को मैनेज करिए, जल्दी उठिए। मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जनरेशन का ये है कि लोग जल्दी नहीं उठना चाहते हैं। आप जल्दी उठिए, बहुत सारे काम आपके वही हो जाएंगे। बिफोर यू वेक अप द फैमिली, राइट, एज अ मदर, you wake up and spend some time with yourself, plan your day, plan your kids day as well, और उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं और मतलब हफ्ते भर का आप कर लेंगे तो बहुत आसान रहेंगी चीजें। मैम मेनली आपको किस चीज ने मोटिवेट किया था कि मुझे ये चीजें आगे और बढ़ानी है? क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग तो घर से ही होती है। आपने भी कहीं से सोचकर कुछ स्टार्ट किया होगा कि ठीक है ये चीज गलत हो रही है, मुझे इसको एटलीस्ट स्टार्ट करना है ताकि लोग अवेयर थोड़ा तो हो पाए। तो आपने कहाँ से मोटिवेशन ली? मोटिवेशन बिल्कुल आपने सही कहा कि घर से ही आती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी को डायपर नहीं पहनाऊंगी और नैपीज से काम चलाऊंगी। थोड़ी देर के बाद सुपर बॉटम्स के क्लॉथ डायपर्स आ गए तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। तब तक वो 6 महीने की हो चुकी थी, बट फिर भी इट वाज अ रिलीफ। और फाइट पता है क्या थी जी? माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ, इन दोनों को लगता था कि मैं पागल हो चुकी हूँ। ओके। उन दोनों को लगता था और वो दोनों फोन पे मेरी क्या उसको कहते चुगलियां करती थी कि ये क्या हो गया सोनम को, क्या हो गया। और मेरी माँ का मुझे फोन आता था कि सुनीता जी का फोन आया था बेटा, तू ये सब मत कर जी। तो मुझे लगता था यार ये जो 2 लोग जो खुद माँ है, हाँ, है ना, वो मुझे ऐसे बोल रही हैं, तो बाकी लोगों का क्या है? पहले इन दोनों को समझाऊंगी फिर बाकी लोगों को भी समझाऊंगी। अगर इन दोनों को समझ आ गया ना तो फिर सबको समझ आ जाएगा। और फिर वही हुआ जी। क्योंकि आपके पार्टनर को सेम पेज पे लाना बहुत आसान है, क्योंकि वो आपकी जनरेशन का है, वो आपकी चीजों को बैठ के सुन रहा है, शांत मन से सुन रहा है। लेकिन मम्मी लोग का क्या होता है, उनका अपना लॉजिक होता है। उनको अगर आप समझा पाए कि ये चीज सही गलत इस तरह से है, तो फिर मुझे लगा कि अगर इन दोनों के दिमाग में ये चीज बैठी हुई कि डायपर बहुत ही कन्वीनियंट चीज है और यूज करना चाहिए, तो मुझे लगता है सबको समझाना पड़ेगा। और फिर मैंने उनको बताया, आप क्यों नहीं राइस वाटर फेंकते जी, आप उसे क्यों जाके पौधे में डालते हो? पूछा मैंने जी। मेरी मदर इन लॉ ने ना, जो हमारा आरओ है उसके नीचे एक क्या उसे कहते, पुराना सा ना पेंट का डब्बा रखा हुआ है, तो पानी उसमें गिरता रहता है, फिर वो उससे पोछा लगवाती है। ओके, वेस्टेज ना हो जी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये क्यों करते हो बेटा, पानी तो फिर खत्म हो रहा है जी, है ना। मैं कहा पानी खत्म हो रहा है और जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या जी। तो उनको धीरे धीरे बात समझ में आ गई, मम्मा को भी और मम्मी जी को भी जी, है ना। तो फिर मुझे लगा बाकी मम्मियों को भी समझाना चाहिए। पेरेंट्स तो हमारे ही हैं, आज नहीं तो कल समझ जाते हैं। समझेंगे। मैम एक एडवाइस उन लोगों के लिए जो
सस्टेनेबल पेरेंटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या करने जाएंगे, उनके लिए कोई एडवाइस? एक एडवाइस दूंगी, पहले भी मैंने कहा कि नेचर वॉक्स जरूर करिए, आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। जाइए, पेड़ पौधे देखिए, घास पे नंगे पांव चलिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और वहीं से आपका नेचर कनेक्ट शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मुझे इसे कैसे बचाना है। देहरादून में जो हुआ, जो स्कूल के बच्चों ने जाके रिपीट कर दिया चिपकू मूवमेंट, जी। मतलब वो कितने कॉन्शियस होंगे कि हमारे देहरादून में इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। वैसी अगर अवेयरनेस सब में आ जाए तो क्या बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पे रहने का जो डिसएडवांटेज है, हम घरों में ही बंधे रह जाते हैं। जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसी दौड़ में रहते हैं, और वीकेंड में हम मॉल चले जाते हैं। जी। मुझे लगता है इस कल्चर को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। स्टार्ट विद गोइंग आउट, spend time in outdoors and then you will think about pollution। तब आपको पता चलेगा कितना pollution है, आपको पता चलेगा कि सड़क पे और एक पार्क में कितना डिफरेंस है एयर का। जी। फिर आप कुछ कोशिश करेंगे कि मुझे एक ईवी खरीदना चाहिए, मुझे हर वक्त प्राइवेटली ड्राइव नहीं करना चाहिए, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी। जी। मेरे भी दिमाग में पहले नहीं आती थी, कौन जाएगा मेट्रो से यार, बहुत टाइम वेस्ट होता है, चलो उबर करो और चलो। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचना शुरू करते, फिर आपको लगता है अरे यार मेट्रो से चलते, जी है ना, कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो वो फिर नेचर वॉक करिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, सब ठीक हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल। वाओ मैम, कितनी ज्यादा, मतलब मैंने जो आज मेरी खुद की इतनी कंफ्यूजन क्लियर हुई है ना कि मैं कर सकती हूँ रिलेट कि ऑडियंस जो देख रही है उसकी तो काफी ज्यादा मुझसे भी ज्यादा समझ में आ गई होंगी चीजें, उनको आगे क्या करनी है, कितने बेटर तरीके से करनी है, और स्पेशली पेरेंट्स को। सो थैंक यू सो मच मैम, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिसकी लिटरली पेरेंट्स को बहुत नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे लगता है इस KZ टॉक्स के जरिए बहुत सारे पेरेंट्स मुझे सुने और उन तक ये मैसेज पहुंचे कि सस्टेनेबल पेरेंटिंग, ग्रीन पेरेंटिंग ही वे अहेड है और कितनी ज़रूरी है आज की डेट में। जी, थैंक यू सो मच मैम।